हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रिंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एडुटेरिया से संबंधित जो हमारा प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रहा है उसके दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा स्पेशल वीडियो सीरीज़ में दूसरे सेट से संबंधित वीडियो के बारे में। इसमें हम लोग कुल 100 प्रश्नों की इस सेट श्रृंखला को पढ़ेंगे। इससे पहले एक सेट आपको अपलोड कर दिया गया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अंतिम समय में दरोगा की तैयारी में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इससे संबंधित भी वीडियो आपको अपलोड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो श्रृंखला को और आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है ल्यूस ग्लुक को, बेंजामिन लिस्ट को, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, ए एवं सी दोनों को। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार केवल एक व्यक्ति को दिया गया है और उसका सही उत्तर जो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने शरणार्थियों को लेकर के अपनी पुस्तक लिखी है और शरणार्थियों की समस्या को बताया है, लोगों में शरणार्थियों के प्रति प्रेम जगाने का कार्य किया है। उनके इस साहित्य कार्य के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग एक विशेष प्रकार का संकेतक होता है जो किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद को प्राथमिकता पर दिलाता है। इसी क्रम में जीआई टैग प्रदान किया गया है सफ़ेद प्याज को। यह किससे राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, असम। इसका जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य वैसे भी प्याज उत्पादन में जो है वो काफ़ी अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र के ही अलीबाग क्षेत्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। 66वें फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2021 का 66वीं फिल्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है उसका पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है कंगना रनौत को, भूमि पेडनेकर को, दीपिका पादुकोण को, तापसी पन्नू को। तो हाल ही में 66वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो तापसी पन्नू को चुना गया था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है इरफान खान को और बेस्ट फिल्म के रूप में थप्पड़ फिल्म को चुना गया था। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? ऑप्शन है असम राज्य में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में। तो ये जो शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था ये किया गया था असम में। इसके अलावा असम में बात करें तो चाय महोत्सव और बिहू महोत्सव भी आयोजित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या रहा? हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कौन से शहर ज़्यादा बेहतर है इसकी रैंकिंग निकाली गई थी और इस रैंकिंग में भारत में जो सबसे पहले आया वो मुंबई रहा। तो मुंबई का कौन सा स्थान आया? ऑप्शन है 50वां, 86वां, 106वां, 112वां। इसका जो सही उत्तर है वो है 106वां स्थान। क्यूएस बेस्ड रैंकिंग के इस श्रृंखला में जो सबसे पहला स्थान आया है वो आया है लंदन का और भारत में जो मुंबई का जो सबसे पहले स्थान पे है वो है 106वां, यानी 100 के अंतर्गत कोई भी भारतीय शहर स्थान नहीं बना पाया। छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख ऑप्शन है BR चौधरी, करमवीर सिंह, VS धनोवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है VR चौधरी। इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। हाल ही में वे 27वें प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, अमेजोनिया 01 उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और भारत के इसरो द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। तो इस प्रक्षेपण यान का नाम क्या है जिससे अमेजोनिया 01 नामक उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन है GSLV F9, PSLV C51, PSLV XL C50, PSLV C49। इसका जो सही उत्तर है वो है PSLV C51। ये C51 क्या है? तो इसके द्वारा जो है ये PSLV श्रृंखला का 53वां उपग्रह था जिसका नाम जो है वो C51 है और इसके थ्रू ही अमेजोनिया जो ब्राज़ील का उपग्रह है जिसे छोड़ा गया था। तो याद रखेंगे अमेजोनिया 01 जो है वो PSLV C51 के थ्रू इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ भारत के भी कई उपग्रह जो है लॉन्च किए गए। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां हमारा प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है वो तटों की स्वच्छता को लेकर के दिया जाता है।
तो हाल ही में दो नए तटों को जो है ये प्रमाण पत्र दिया गया है। ऑप्शन है ईडन तट, कोवलम तट, उत्तरी सरकार तट, ए एवं बी दोनों। तो यानी ईडन तट और कोवलम तट जो है इसको दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाता है। बात करें ईडन तट की तो ये पुदुचेरी के क्षेत्र में है और कोवलम तट जो है ये तमिलनाडु में है। और इस तरह से कुल अगर बात करें हम ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले तटों की संख्या भारत में तो बढ़ करके 10 हो गई है, यानी 8 पहले से थे और 2 नए तटों को पुदुचेरी और तमिलनाडु को शामिल किया गया है। इस तरह से कुल जो है तटों की संख्या 10 हो गई है। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के ये पहल किया गया है। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, बांधवगढ़ और देहिंग पटकाई। इसका जो सही उत्तर है वो है काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम राज्य में स्थित है और आपको पता होगा कि एक सींग वाले गेंडे को लेकर के ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है उसके किनारे पे है। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला यह भारत का पहला जो है वो राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। 10वां प्रश्न है एससीओ की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? तो एससीओ क्या है? तो संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन में पहले 8 सदस्य देश थे, अभी इसकी 1 सदस्य देश और बढ़ गए हैं और कुल 9 सदस्य देश हो गए हैं। 8 सदस्य देशों में पहले इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान थे। हाल ही में इसमें ईरान के शामिल होने के बाद इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई है। इसकी 21वीं बैठक जो हाल ही में 2021 में आयोजित हुई थी वो तजाकिस्तान में आयोजित हुई थी। 2022 में इसका जो आयोजन होने वाला है वो उज्बेकिस्तान शहर में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है अम्पारा, रानीखेत, कोलंबो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अम्पारा। अम्पारा में हाल ही में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया। यह श्रीलंका में है। सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष किया जाता है और यह भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है। तो मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं जो है हमारा 12वां प्रश्न। 12वां है भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2025, 2027, 2030, 2047। इसका जो सही उत्तर है वो है 2030। वास्तव में भारतीय रेलवे द्वारा अभी कई प्रकार की अलग अलग घोषणाएं की जा रही है। इसी में से एक प्रमुख घोषणा है भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का, यानी प्रदूषण को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेने का। और इसी के लिए ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक के लिए घोषित किया गया है। 13वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत जो है हाल ही में कर दी है? ऑप्शन है राजस्थान, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो जन सुनवाई योजना की शुरुआत जो है वो हाल ही में की गई है। ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। इसके तहत राज्य में जो लोग हैं अपनी समस्याओं को सीधे जो है ऑनलाइन फॉर्मेट से मुख्यमंत्री के पास साझा कर सकते हैं। इसी प्रकार की एक योजना बिहार में चलाई जा रही है जिसे जनता दरबार योजना के रूप में जाना जाता है। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। सेहत ओपीडी पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किया गया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो सेहत ओपीडी जो हाल ही में जारी किया गया है ये रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत एक पोर्टल होगा और इस पोर्टल का उद्देश्य होगा सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या नेट के माध्यम से जो मेडिसिन उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी सेवाओं को विस्तारित करना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है। पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया यह पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है वीर सिंघवी, सुब्रमण्यम स्वामी, मनन भट्ट, रितु मेनन। इसका जो सही उत्तर है वो है सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक बीजेपी के प्रमुख नेता भी है। यह पुस्तक 2021 में प्रकाशित हुई और काफ़ी चर्चित है। इसमें ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म के बारे में जो है ये चर्चा किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न। भारत सरकार ने वर्ष
25-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 3%, 3.5%, 4%, 4.5%। तो भारत सरकार के द्वारा 2025-26 तक राजकीय घाटा को कम करके 4.5% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हम लोग बात कर ले 2020-21 की, तो 2020-21 में ये जो घाटा है ये काफ़ी ज़्यादा रहा और ये घाटा लगभग 9.3% रहा है, जिसे अब घटा करके भविष्य में 2025-26 तक 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। 17वें प्रश्न की ओर आते हैं। 17वां प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। तो बजट 2021-22 में ये घोषणा की गई थी कि पूरे भारत में 100 जो है अन्य सैन्य स्कूल खोले जाएंगे ताकि स्कूली शिक्षा को एक और बेहतर बनाया जा सके। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से सबसे अधिक आया है? इसके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, अमेरिका, चीन और मॉरिशस। तो बात करें अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 या 21 में भी मई तक के जो रिपोर्ट हैं उसमें सबसे अधिक जो एफडीआई आया है वो आया है सिंगापुर से। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पे मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए जो है अमेरिका ने जो है वो दूसरा स्थान ग्रहण कर लिया है और तीसरा स्थान जो है वो मॉरिशस को चला गया है। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर है वो सिंगापुर है। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता था? तो आपको पता है कि टोक्यो में पहले ओलंपिक फिर पैरा ओलंपिक जो है वो आयोजित हुआ और पैरा ओलंपिक में भी भारत की ओर से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की ओर से सबसे पहला पदक जो है वो भाविना पटेल ने जो है उसमें जीता था। तो इसका सही उत्तर जो है वो भाविना पटेल है। भाविना पटेल ने यह पदक जो है वो रजत पदक यानी सिल्वर मेडल के रूप में जीता और उन्होंने क्लास 4 टेबल टेनिस प्रतियोगिता के माध्यम से ये पदक जीता। बात करें कुल मेडल की तो भारत ने 19 पदक जो है वो पैरा ओलंपिक में जीते हैं। 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध जो है वो बिहार के किस जिले से है? तो बिहार से भी इस बार खिलाड़ियों ने जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए पदक जीता, जिसमें प्रमोद भगत ने जो है गोल्ड मेडल जीता और प्रमोद भगत का संबंध जो है वो बिहार के वैशाली जिले से है। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु एक समझौता किया है? ऑप्शन है जापान, ईरान, फिलीपींस, जर्मनी। इसका जो सही उत्तर है वो है फिलीपींस। हाल ही में फिलीपींस ने भारत के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वो रक्षा उपकरणों को खरीदेगा। बात करें ब्रह्मोस की तो ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस की संयुक्त एक परियोजना है जिसके तहत जो है ब्रह्मोस का निर्माण किया गया है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस संस्थान द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? NFL, RCF, इफ़को, NAFED। तो हाल ही में नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो काफ़ी चर्चित रहा था और ये इफ़को जो कि एक उर्वरक कंपनी है के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत यूरिया को लिक्विड फॉर्म में जो है पौधों को देने के लिए तैयार किया गया है। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन है काजा क्लास, आइना हेमले, जेसिंडा अर्डन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी किसी देश की कोई महिला पहली बार बनती है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है। तो एस्टोनिया की जो महिला प्रधानमंत्री बनी है वो है काजा क्लास। एस्टोनिया की राजधानी तालीन है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, इराक। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अमेरिका। अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अब यहाँ सवाल आता है कि प्रथम कौन है? तो प्रथम है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो भारत को सर्वाधिक तेल आपूर्ति करता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका और इसके बाद तीसरे स्थान पर चला गया है सऊदी अरब। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है। किस देश ने
निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है? ऑप्शन है जापान, भारत, ओमान, यूएई। तो इसका जो सही उत्तर है वो नई नागरिकता नीति जो लाई गई है ये यूएई में लाई गई है। इसका सही उत्तर जो है वो यूएई है। यूएई में मुख्य रूप से इसकी शुरुआत जो है निवेश को बढ़ाने और आकर्षित करने के उद्देश्य से लाया गया है। 26वां प्रश्न जो है ये एक मैथ से रिलेटेड प्रश्न है, तो ये मैथ आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप घर पे निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें। 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैथ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होती है, तो आप मैथ के क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा ज़रूर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप भारत के मैप को अच्छे ढंग से समझते हैं तो भारत के मैप में ये अगर हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पर भूटान अगर लेते हैं तो इस भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार से ये सभी के सभी राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं। तो नहीं करने वाला पूछ रहा है तो यानी डी इसका जो है सही उत्तर होगा। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निकलने वाली कौन सी नदी है जो पश्चिमी छोर से निकलती है? ऑप्शन है लूनी, माही, बनास, ए एवं बी दोनों। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से पूरब से भी और पश्चिम से दोनों तरफ से नदियां निकलती हैं। इसमें पश्चिमी छोर से नदियों में निकलने वाली नदियों में ए एवं बी यानी लूनी एवं माही दोनों प्रसिद्ध हैं। बात करें लूनी नदी की तो ये जो है मरुस्थल में जाकर के विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण भी ये काफ़ी चर्चित नदी है। इसके अलावा बनास नदी भी अरावली से निकलती है, लेकिन ये इसके पूर्वी भाग से निकलती है। चलिए आते हैं 33वें प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 33वां प्रश्न है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में की गई है जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? अगर बात करें नेपाल हिमालय की तो जम्मू कश्मीरीय क्षेत्र से ये हिमालय क्षेत्र बढ़ते हुए भारत के पूर्वोत्तर भाग तक गया है। इसमें इस हिमालय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक नेपाल हिमालय है जो सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के हिमालय शामिल है। बात करें नेपाल हिमालय की तो नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और यह नेपाल हिमालय जो है यह काली एवं तीस्ता नदी के बीच यानी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो है ये क्षेत्र जो है पड़ता है। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, सैंडल पीक की अवस्थिति क्या है? तो सैंडल पीक जो है ये एक चोटी है जो कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित है, लेकिन अंडमान निकोबार क्षेत्र में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्रेट निकोबार में, उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। तो सैंडल पीक जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो लगभग 740 मीटर ऊंची है, इसकी जो अवस्थिति है ये उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है अमरावती, पंचगंगा, मूसी, पेनगंगा। तो कृष्णा नदी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, इसकी सहायक नदी पेनगंगा नहीं है, क्योंकि पेनगंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा आदि गोदावरी की सहायक नदी है, जबकि अमरावती, पंचगंगा, मूसी, तुंगभद्रा, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। 36वें प्रश्न को आते हैं, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, चीन, उत्तर कोरिया। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। पहला स्थान अगर बात करें तो चीन का है और दूसरा स्थान अगर बात करें तो भारत का है। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक चीन और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। 37वें प्रश्न की ओर आते हैं। 37वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती यानी सिंचाई की सुविधाएं जहां कम है या वर्षा कम होते हैं वैसे क्षेत्र असिंचित खेती के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है गंगा का मैदान, कोरोमंडल तट क्षेत्र, दक्कन का पठार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी ऑप्शंस के आधार पर अगर आप ढूंढेंगे तो दक्कन का पठार क्षेत्र जो है वो असिंचित क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। 38वें प्रश्न की ओर आते हैं, लोनार झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र।
तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके अलावा लोनार झील जो है ये उल्का पिंड के टकराने के कारण बना था, इसके कारण भी ये काफ़ी चर्चित झील में से एक है। और कई बार ये भी प्रश्न आता है कि कौन सा झील जो है वो उल्का पिंड के टकराने से बना था। 39वें प्रश्न की ओर आते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश से तात्पर्य है वैसा देश जिसके चारों तरफ स्थलीय देश हो, वैसे देशों को स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। ऑप्शन है हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया, बेल्जियम। इसके लिए वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड का जो आपका नक्शा है वो आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरह के प्रश्न आप बनाएंगे। या फिर आपको अलग अलग महादेशों के अनुसार आपको स्थल रुद्ध देशों को याद करना पड़ेगा। इसका जो सही उत्तर है वो है हंगरी। हंगरी देश जो है वो स्थल रुद्ध देश में शामिल है। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं, निम्न में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो मेघालय पठार का भाग नहीं है। ऑप्शन है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, भुवन पहाड़ियाँ। तो मेघालय पठार का जो भाग नहीं है इसका सही उत्तर है भुवन पहाड़ियाँ, क्योंकि भुवन पहाड़ियाँ जो है ये लुसाई हिल्स का हिस्सा है, न कि मेघालय पठार का। मेघालय पठार मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर के बनता है, जिन पर गारो, खासी और जयंतिया नामक जनजाति भी निवास करते हैं। 41वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इकोनॉमिक्स का काफ़ी फेमस और ट्रेडिशनल प्रश्न है। 1949, 1951, 1956, 1960। इसका जो सही उत्तर है 1949। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो 1949 में किया गया था। 42वां प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। चक्रीय बेरोजगारी के रूप में, मौसमी बेरोजगारी के रूप में, अल्प बेरोजगारी के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है वास्तव में ऐसी बेरोजगारी होती है जो कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो यानी इसे दूसरे शब्दों में हम लोग अल्प बेरोजगारी या अस्थायी बेरोजगारी या अस्थायी बेरोजगारी के रूप में भी जान सकते हैं। तो कम समय के लिए ये रोज़गार देता है और अधिक समय के लिए बेरोजगारी देता है, तो ऐसे में ही इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। 43वां प्रश्न है, जीएसटी क्या है। तो जीएसटी आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये क्या होता है, तो क्या ये अप्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष कर है, ये निगम कर है या इनमें से कोई नहीं है। तो जीएसटी जो लाया गया था ये सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करते हुए उसके बदले में एक कर के रूप में लागू करने के लिए इसे लाया गया था। इसे पहली बार जो है 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा जो है ये भारत में सबसे पहले अगर किसी राज्य द्वारा अपनाया गया था तो असम राज्य द्वारा इसे अपनाया गया था। चलिए आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। जब सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, औद्योगिकरण। विनिवेश से तात्पर्य है अगर कोई सरकारी कंपनी है उसके 100% शेयर सरकार के पास है, सरकार इसमें से कुछ अंश यानी 20% बेच देती है, तो इसे ही हम लोग विनिवेश कहते हैं। इस प्रकार के जो कार्यविधि सरकार करती है तो इसमें निजी कंपनियों का जो उत्साह है वो बढ़ता है, इसीलिए इसे दूसरे शब्दों में निजीकरण कहा जाता है। विनिवेश करना यानी सरकार की हिस्सेदारी को कम करते हुए प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। चलिए आते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा 45वां प्रश्न है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है। प्रतिलोम संबंध होता है, आंशिक संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आय और उपभोग में ये जो संबंध स्थापित होता है यह पूरी तरह से प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि अगर आपकी आय बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि आपका व्यय भी जो है ये बढ़ जाएगा, और यदि आय आपकी घट जाती है तो आपका व्यय भी उसी हिसाब से घटेगा। तो यानी आय और उपभोग यानी व्यय दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और डायरेक्टली इससे संबंधित होते हैं। आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है। प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, सभी। तो जो जलवायु परिवर्तन जो आज विश्व झेल रहा है इसके प्रमुख कारणों में प्रदूषण भी शामिल है, ओजोन का क्षरण होना यानी ओजोन परत का पतला होना और ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, ये सभी मिलकर के भारतीय या विश्व की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि में से या प्रोटोकॉल में से एक है,
यह UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था। इसे कब स्वीकार किया गया था? 1997 में, 1998 में, 1999 में, 2000 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 में जो है ये संधि की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो UNFCCC के अंतर्गत हुआ था। इसे तीसरे सम्मेलन में स्वीकार किया गया था 1997 में। जापान के अंतर्गत आता है क्योटो शहर, तो ये भी याद रखना है। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के ऊपर बढ़ते लेयर में से कहाँ पर अवस्थित है? तो पृथ्वी के ऊपर जो दूसरा लेयर है जिसके हम लोग समताप मंडल कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, इसी मंडल के अंतर्गत जो है ओजोन की एक मोटी सी लेयर जो है उपस्थित है, जो लगभग 25 से 35 किलोमीटर या 25 से 40 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर कई गंभीर बीमारियां नहीं हो पाती हैं। 49 प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही सुमेलित करें। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस तरह से आपको विभिन्न अभ्यारण्य और उनके राज्यों को सुमेलित करना है। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो आपको पता है गिर जो है वो गुजरात में शेरों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है, जबकि सरिस्का जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका सही मिलान आप आसानी से कर सकते हैं। वन्य जीवों के क्षेत्र और स्थान जो है निश्चित रूप से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। 50वां प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में या मिजोरम में? तो वन रिपोर्ट जो 2019 आया था उसके अनुसार सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से अगर बात करें तो मिजोरम में जो है वन पाए जाते हैं। मिजोरम का लगभग 85% जो हिस्सा है वो वन क्षेत्रों से ढका हुआ है, जबकि सर्वाधिक वन की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार अगर वनों के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहीं हुई थी तो वो कर्नाटक में हुई थी। आते हैं 51वें प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न है, सत्य फल जिसको ट्रू फ्रूट कहा जाता है किससे विकसित होता है? किस में विकसित होता है? ऑप्शन है बीजांड में, अंडप में, अंडाशय में, परागन में। तो जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं इसका विकास जो है वो अंडाशय में होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंडाशय। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विटामिन डी से, विटामिन बी से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो कॉड लीवर तेल जो है ये इसका संबंध जो है वो विटामिन डी से है। ये मुख्य रूप से मछली से प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है वो मुख्य रूप से मछली, यकृत एवं अंडा से जो है ये प्राप्त होता है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना होता है। तो कॉड लीवर तेल जो है वो विटामिन डी का एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आते हैं 53वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो कोशिका के विभिन्न अंगों में से किसे हम लोग प्रोटीन का कारखाना कहते हैं? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, डिक्टियोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राइबोसोम। राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है, प्रोटीन कारखाना के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम कोशिका के अंदर जो है द्रव्य में मौजूद एक झिल्लीदार दानेदार संरचना होती है और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जिसके कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। आइए आते हैं 54वें प्रश्न की ओर। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, सुकेंद्रकी, प्रोकैरियोटिक। तो जो केंद्रक झिल्ली के अभाव वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन डी प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक इसका सही उत्तर है। ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक या प्राक केंद्रीय जीव कहलाते हैं। आते हैं 55वें प्रश्न की ओर। सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है ये मलेरिया रोग के लिए उपयोग में लाया जाता है और यह कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है जड़ से, फल से, छाल से, बीज से। तो इसका जो सही उत्तर है सिनकोना जो है वो छाल से प्राप्त किया जाता है और इसका यूज जो है वो किया जाता है मुख्य रूप से मलेरिया जैसे गंभीर बीमारियों में। 56 प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो भूमिगत
तना कौन है इसमें से? ऑप्शन है आलू, गाजर, शकरकंद, इनमें से सभी। तो भूमिगत तना की बात कर ले तो सही उसका उत्तर जो होगा वो होगा आलू। आलू जो है एक तना का रूप होता है और ये स्टेम ऊतक से प्राप्त होता है जो मृदा की सतह से नीचे होते हैं। जबकि बात करें तो शकरकंद की या गाजर की तो ये जड़ में आते हैं, ये तना नहीं कहलाते हैं बल्कि ये जड़ कहलाते हैं। तो ये संशोधित जड़ हैं, जबकि आलू, अदरक ये संशोधित तना की श्रेणी में आते हैं। आते हैं 57वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो दो प्रकार के प्रमुख टिश्यूज़ होते हैं जिसमें फ्लोएम और जाइम बहुत चर्चित है, उसी में से हम लोग फ्लोएम की बात कर रहे हैं। क्या करते हैं, इसमें से कौन से सही है? तो ऑप्शन ए, फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है। फ्लोएम फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधों को सहारा देता है। और बी एवं सी दोनों सही है। तो बात करें फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। फ्लोएम जो है वो फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, यानी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है वो पत्तियों के माध्यम से बने हुए भोजनों को आंतरिक पौधों के पार्ट तक पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो यह एक प्रकार का परिवहन टिश्यू होता है जो कि फोटोसिंथेटिक उत्पाद यानी भोजन को पहुँचाने का कार्य करते हैं। 58 प्रश्न की ओर आते हैं। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जैसे एक पौधा का एक पत्ता है और दिन भर में उसको बहुत सारी ऊर्जा जो है वो सोलर के थ्रू मिलती है, लेकिन इस पत्ते में जो प्राप्त अगर 100% सौर ऊर्जा है तो कितना प्रतिशत उसका ये भोजन में परिवर्तित कर पाता है? ऑप्शन है 1%, 10%, 45%, 99%। इसका सही उत्तर है मात्र 1%। सौर ऊर्जा के प्राप्त एनर्जी सोर्सों का मात्र 1% ऊर्जा ही खाद्य ऊर्जा के रूप में जो है पौधे ट्रांसफर कर पाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59 प्रश्न है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह किस रूप में कार्य करने लगता है? ऑप्शन है एसिटिलीन के रूप में, मीथिलीन के रूप में, फ्लोरीजेन के रूप में, ऑक्सीन के रूप में। तो जो कैल्शियम कार्बाइड होते हैं ये हरे फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एसिटिलीन के रूप में गैस क्रिएट करता है और इसके माध्यम से फल जो है वो पक जाते हैं। आते हैं 60वें प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से कौन है? कोयला, ग्रेफाइट, चारकोल या सभी? तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप जो है ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका सही उत्तर है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की इकाई होती है जो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करती है। क्रिस्टल संरचना में इकाइयाँ एक क्रमबद्ध जो है षटकोणीय तरीके से जो है व्यवस्थित हो जाती हैं, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रेफाइट। आते हैं 61वें प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न है। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 2, 14, 18, 32। इसका जो सही उत्तर है वो है एन कोष में जो है अधिकतम 32 जो है वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 62वां प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस रूप में हैं। तो वह समूह जिसमें सभी गैस रूप में है, ऑप्शन है समूह 10, समूह 12, समूह 14, समूह 16। इसका जो 18। इसका सही उत्तर जो है वो समूह 18 है क्योंकि जो 18वां ग्रुप है ये अक्रिय गैस का ग्रुप कहलाता है। इसमें ऐसे गैस हैं जो कि पूरी तरह से अक्रिय हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन शामिल हैं। इन गैसों की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि ये कम प्रतिक्रिया वाले होते हैं, कम क्वथनांक वाले होते हैं और अत्यंत कम जो है विद्युतीय ऋणात्मकता इनके अंतर्गत होती है। 63वें प्रश्न की ओर आते हैं। पपीता कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो पपीता में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। यह पपीता, आंवला और ब्रोकली में पाया जाता है। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू, संतरा, टमाटर, बहुत अधिक खट्टे फल आदि में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की बात कर ले तो ये पालक में पाया जाता है। इसके अलावा टार्टरिक अम्ल जो है ये कच्चे आम, अंगूर, इमली आदि में पाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
64वां प्रश्न है, क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं H प्लस को, H माइनस को, OH प्लस को, OH माइनस को। तो क्षारक जो होते हैं जब जल में घुलते हैं तो ये रिलीज करते हैं OH माइनस को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है OH माइनस। OH माइनस को जो है ये रिलीज करने का काम करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, सभी असत्य है। तो बात करें अगर हम इस कथन की, इसमें कौन सत्य नहीं है इसको ढूंढना है, तो ये ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा के संबंध में अगर बात करें तो स्थितिज ऊर्जा एक क्रियाशील ऊर्जा है, ऐसा नहीं है। यह एक स्थिर ऊर्जा होता है और ये इस अपने आप में जो है ऊर्जा को संचित करके रखता है। इसके अलावा ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि यह एक संचित ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर डी है, यानी सभी के सभी कथन जो है असत्य है। आते हैं 66वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे, डोरो युक्त यंत्रों में जैसे सितार, गिटार, वानी, इसमें से उत्पन्न तरंगे, और सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। तो कौन सा तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्पिलाकार जो स्प्रिंग होता है उसमें उत्पन्न तरंगे। क्योंकि सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य प्रवृत्ति की होती है, जबकि बाकी सभी जो है वो अनुप्रस्थ तरंग की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। 67 प्रश्न की ओर आते हैं। ताप गतिकी का प्रथम नियम जो है वो सामान्यतः किससे संबंधित है? चार्ल्स के नियम से, न्यूटन के शीतलन नियम से, ऊष्मा विनिमय नियम से, या ऊर्जा संरक्षण के नियम से? तो ताप गतिकी का जो नियम होता है ये ऊर्जा के संरक्षण नियम से है, जिसके अंतर्गत ये आता है कि ना तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहता है। इसी तरह से ताप गतिकी का यह नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण नियम को प्रभाव के अनुसार जो है वो फॉलो करता है। 68 प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो लेंस सूत्र के रूप में जाना जाता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1/f बाई जो है 1/v माइनस 1/u। इसमें अगर f की बात करें तो ये फोकस दूरी होता है, v प्रतिबिंब दूरी होता है, तथा u वस्तु दूरी को डिनोट करता है। 69 प्रश्न की ओर आते हैं। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान बना रहता है, यह अर्धचालक पर निर्भर करता है। तो जब अर्धचालक को गर्म किया जाएगा तो इसमें जो प्रतिरोधकता होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो धातु होते हैं और जो अर्ध धातु हो गए उसमें कुछ अंतर होते हैं। जैसे धातुओं में जब तापीय में वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ जाता है, जबकि जो अर्धचालक होते हैं जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि होते हैं, इनमें ये उल्टा काम करता है और ये कम हो जाता है। 70वें प्रश्न की ओर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। इसका सही उत्तर जो है वो अनुच्छेद 21 है, जो कि हमें दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने की थी। ये मूल रूप से मेनका गांधी मामले में किया गया था और इसी मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था कि विदेश जाना भी हमारा एक अधिकार है और उसका संरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है आर्टिकल 21 के तहत। 71 प्रश्न में आते हैं। 71 कहता है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी?
26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 13 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में पुनः 11 दिसंबर को बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चुन लिए गए थे। आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि 72 प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान एक अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी संसद के हिसाब से काम करता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसद प्रजातंत्र है, यानी भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, न कि अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल रूल को। आते हैं 73वें प्रश्न की ओर। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ की गई थी? सेवा यानी सर्विस देने की जो सिस्टम है वो सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन है ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में, चीन में। इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले नियत समय में जो है सेवा प्रदान करने की सुविधा को जो है 1991 में जो है अपनाया गया था, और इसी तर्ज पर भारत में भी अब अपनाया गया है। खास करके बिहार द्वारा जो है लोक सेवा निवारण है, जिसमें लोक शिकायतों को समयबद्ध रूप से निपटाया जाता है। 74वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से सीधे अथवा अपने अधीनस्थ जो अधिकारी या पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है। 75वां प्रश्न है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ऑप्शन है मीरा कुमार, विजय लक्ष्मी पंडित, जीवी मावलंकर, जेबी कृपलानी। इसका सही उत्तर जो है वो जीवी मावलंकर है। हालांकि इनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था और लोकसभा में ही इसे खंडित कर दिया गया था। और एक जानकारी ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष पर जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। 76 नंबर में आते हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बात करें इनकी संख्या इस तरह से क्यों हुई है, तो जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था उसे 2 भागों में विभाजित करते हुए संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। इसके अलावा 2020 में जो है दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक ही संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो इस तरह से संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 तथा कुल राज्यों की संख्या 28 वर्तमान में है। आते हैं 77वें प्रश्न की ओर। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय बनाया गया है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, अवशिष्ट सूची का? तो जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। आते हैं 78 प्रश्न की ओर। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का जो सबसे कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होते हैं, और भारत सरकार का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 79 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, GVR राव समिति। तो वह समिति जिसके माध्यम से जो है न्याय पंचायतों का गठन किया गया था वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज का भी सुझाव दिया था। इन्होंने अपने सुझाव जो है 1977 में दिए थे, जिसमें न्याय पंचायत की भी बात की गई थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1946 को, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि जो है वो 22 जुलाई 1947 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 जुलाई 1947, जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 81वां प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान तथा दूसरे तरफ स्रोत दिए गए हैं कि ये प्रावधान किस देश से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार का जो सिस्टम है ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा केंद्र राज्यों के बीच के संबंधों को लेकर के जो व्यवस्था है उसको कनाडा से लिया गया है। आपातकाल संबंधी व्यवस्था को जर्मनी से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार के सिद्धांत को अमेरिका से लिया गया है। आते हैं 82वें प्रश्न की ओर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? वजीर, वकील ए दर, मुशर्रिक ए मुमालिक, खजीन। तो वास्तव में राजस्व विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था सल्तनत काल में, उसे वजीर कहा जाता था। इसके अलावा अगर बात कर लें तो वकील ए दर जो कहलाते थे वो सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जिम्मेवार होते थे। इसके अलावा मुशर्रिक ए मुमालिक जो होते थे ये महालेखाकार होते थे, और खजीम जो होता था ये कोषाध्यक्ष का कार्य किया करता था। 83वें प्रश्न में आते हैं, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1571, 1573, 1575, 1564। इसका जो सही उत्तर है वो है 1571। 1571 में जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो 1575 में जो है ये इबादत खाने की स्थापना की गई थी, जबकि 1564 में जो है वो जजिया कर समाप्ति की घोषणा की गई थी। 1573 में जो है तीर्थ यात्रा कर से संबंधित है। 84वें प्रश्न की ओर आते हैं, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1654 में, 1664 में, 1665 में, 1670 में। तो पुरंदर की संधि जो है ये मुख्य रूप से राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, और ये 1565 में हुई थी। इसी संधि के तहत जो है शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए थे, जहां 1566 में औरंगजेब द्वारा जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वो फिर भाग करके वापस महाराष्ट्र पहुंचते हैं और मराठों की सेना को जो है मजबूती के साथ जो है वो खड़ा करते हैं। इस दौरान उन्होंने 1664 में तथा बाद में 1670 में सूरत को बखूबी लूटा भी था। 85वें प्रश्न की ओर आते हैं, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो है वो किस शासक के समय हुई थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो है वो सबसे पहले भारत में जो है वो अकबर के द्वारा की गई थी। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने की। अकबर का जो एक मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक चीज़ों और इमारतों के प्रति विशेष लगाव था, जिसके कारण उसने ये शुरू किया था। 86वें प्रश्न की ओर आते हैं, मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? यशोवर्मन से, समुद्रगुप्त से, रुद्रदामन से, स्कंदगुप्त से। तो मंदसौर का जो अभिलेख है ये यशोवर्मन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है, और मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। 87वां प्रश्न है, वेन सांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हर्षवर्धन के शासनकाल में वह भारत आया था। इसका भ्रमण वृतांत जो है वो सीयू की नाम से चर्चित है। वेन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की उपासना भी की थी, और सभी कथन सत्य हैं। तो गलत कथन चुनना था, लेकिन इसमें से सभी के सभी कथन जो है वो सत्य हैं, क्योंकि ह्वेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के समय ही आया था। उसने अपने वृत्तांत जो है वो सीयू में लिखा हुआ है। इसके अलावा उसने जो है भारत में रह करके बुद्ध के साथ साथ जब दक्षिण भारत में वो गया था तो सूर्य एवं शिव की भी उपासना उसने की थी। आते हैं 88वें प्रश्न की ओर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, मादर के किनारे या सतलज के किनारे। तो रोपर जो है वो रोपर नदी जो है रोपर सतलज नदी के तट पे स्थित है, जबकि सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो प्रमुख शहर है।
रावी के तट पर जो है वो हड़प्पा शहर है और मादर के तट पे जो है रंगपुर शहर जो है वो बसा हुआ था। इसके अलावा बात करें 89, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन सा था? ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह। इन सभी में अगर बात कर ले तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल शासक जो है वो शाह आलम द्वितीय था, जो काफ़ी लंबे समय तक लगभग 1759 से लेकर के 1806 तक शासन किया। कुल इसने लगभग 47 वर्षों तक शासन किया, जो कि एक काफ़ी लंबा समय था जब उसने मुग़ल शासन को जो है अपने हाथों में रखा। 90 प्रश्न है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिस्टिनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर था, उसके प्रतीक चिन्ह क्या थे? ऑप्शन है शंख, सर्प, सिंह, नील कमल। तो सभी तीर्थंकरों को किसी न किसी प्रतीक चिन्हों से सूचित किया गया है, जैसे कि महावीर स्वामी को सिंह से तथा पार्श्वनाथ नाम को सर्प से संबोधित किया गया है। उसी प्रकार से अरिस्टिनेमी जो 22वें गुरु थे उन्हें शंख से जो है वो चिन्हित या संबोधित किया गया है। आते हैं 91 प्रश्न की ओर। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया था? ऑप्शन है गुरु नानक जी द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, गुरु अर्जुन देव द्वारा या गुरु अंगद देव द्वारा। तो लंगर व्यवस्था को जो अस्थायी बनाने वाले थे वो ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद थे। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। उन्होंने गुरु नानक देव द्वारा शुरू किए गए लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाने का काम किया था। इसके अलावा उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया था। 92 प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता शिफ्ट कराया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वह गवर्नर जनरल जिसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता शिफ्ट कराया था, ये वारेन हेस्टिंग्स हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो वारेन हेस्टिंग्स है। 93 में आते हैं। 93 क्वेश्चन कहता है कि बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने के लिए किस ब्रिटिश सेना नायक ने जो है ये कमान संभाली थी? ऑप्शन है कैंपबेल ने, कर्नल नील ने, हडसन ने, निकलसन ने। तो विद्रोह को जो बरेली में दबाया था वो दबाया था हडसन ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हडसन। इसके अलावा बात कर ले कैंपबेल की, तो कैंपबेल ने जो है वो कानपुर और अन्य क्षेत्रों में भी दबाने का काम किया था। कानपुर और लखनऊ जो प्रमुख क्षेत्र थे। इसके अलावा कर्नल नील की बात करें तो उसने इलाहाबाद, फैज़ाबाद में जो है ये विद्रोह को दबाया था। निकलसन की बात करें तो दिल्ली में जो है विद्रोह को दबाते हुए मारा भी गया था। 94 प्रश्न की ओर आते हैं। 94 प्रश्न है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1896 में, 1906 में, 1907 में, 1911 में। तो वास्तव में जो स्वराज शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किया गया था ये 1906 में किया गया था और ये कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और ये एक 22वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसके दौरान सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बाद में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है से संबंधित नारे भी दिए गए थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 95, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय जो है ये है ऑप्शन जिनेवा, वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर है पेरिस में। तो पेरिस में है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 96 जो है प्रश्न है, सावक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन है ईरान, इराक, इजराइल, मिस्र। इसका जो सही उत्तर है वो है ईरान। तो सावक जो है ये ईरान की गुप्तचर संस्था है, जबकि इराक की अगर हम बात करें गुप्तचर संस्था की तो अल मुखबरात, इजराइल की बात करें तो मोसाद और मिस्र की बात करें तो मुखबरात जो है गुप्तचर संस्था के रूप में जाना जाता है। 97 प्रश्न की ओर आते हैं। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय से रेखा को भी निर्धारित करता है?
ऑप्शन है यूएसए एवं कनाडा, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, जर्मनी एवं फ्रांस, कनाडा एवं ग्रीनलैंड। तो यह सबसे पीसफुल जो है वो सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह यूएसए एवं कनाडा के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करता है। तो 49वीं समानांतर, या जो इसे हम लोग अक्षांश रेखा के रूप में जान सकते हैं, यही निर्धारित करता है कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा को। 98 प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर मानी जाती है। आते हैं 99 प्रश्न की ओर। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था, जिसने सबसे पहली बार जो है कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस या ब्रिटेन। इसका जो सही उत्तर है ये है रूस। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस दौरान अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजने की भी होड़ थी, और इसी क्रम में रूस द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है वो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह को भेजा गया था। आइए आज की इस प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि 100वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? ऑप्शन है ताप, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, आयतन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आयतन। आयतन जो है वो मूल राशि के अंतर्गत नहीं आता है। बात करें कि भौतिकी में जो है वो 7 राशियां जो होती हैं वो मूल होती हैं, जैसे लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसमें आयतन जो है वो मूल राशि के अंतर्गत नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसके अलावा हम लोग जो है इसे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड करेंगे। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके फिर से एक बार बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़। कैसे जुड़ना है आइए इसको देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन दिख रहा है। इस सर्च बटन पे जा करके आपको क्लिक करना है, और जैसे ही सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़, यही आपको सर्च करना है। तो ओपन करेंगे और यहाँ एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ आप लिखेंगे, और जैसे ही एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ आप लिखेंगे आपको ये चैनल, आपका चैनल खुल जाएगा। और चैनल खुलने के बाद आप इसमें जो स्क्रॉल करके आप पुराने जो डेली करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं वो सारी चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो इसमें शेयर किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये डेली करंट अफेयर्स के थ्रू आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं, और ये पर डे के आपको करंट अफेयर्स से आपको इसमें मिल जाएंगे। और स्क्रॉल करके आप पीछे के भी करंट अफेयर्स जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अपने को जितने भी आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए जब से अपलोड हो रहे हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं भारत सरकार, बिहार सरकार या इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी आपको इसमें डेली अपडेट किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लगभग इसमें 3,35,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इससे जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर्स और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा जो भी पीडीएफ हमारे अपलोड होंगे वो यहीं पे अपलोड करके आपको सूचना दी जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।